दोस्तों 400 से अधिक प्रश्नों के साथ जून माह का कंप्लीट करंट अफेयर का वीडियो चैनल पर अपलोड कर दिया गया है और इससे एक भी प्रश्न बाहर नहीं आएगा। तो यह एक बहुत ही शानदार वीडियो है जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो इसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो आज की तारीख है 14 जुलाई। आइए शुरू करते हैं आज के डेली करंट अफेयर और मंथली करंट अफेयर की पीडीएफ अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं करी है तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहां पर आपको डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग सम्मेलन केंद्र यानी कि रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर ये कहाँ पर बनाया गया है? तो देखिए दोस्तों ये बनाया गया है वाराणसी में और इसका 15 जुलाई को उद्घाटन होने वाला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो आपको बता दें कि 15 जुलाई 2021 को रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया जाएगा और इसका एक वीडियो क्लिप बनाया जाएगा जिसमें पीएमओ के माध्यम से इसे जापान सरकार तक भेजा जाएगा। इसी आधार पर जापानी प्रधानमंत्री का वीडियो संदेश आएगा जिसकी यहाँ पर प्रस्तुति होगी। और देखिए यहाँ पर जो जापान के लोग हैं वो प्राकृतिक माहौल में रहना क्योंकि बहुत पसंद करते हैं, इसीलिए रुद्राक्ष निर्माण में इसका ध्यान भी रखा गया है। परिसर में जो पार्क बने हैं उसे जापानी शैली में बनाया गया है। उद्घाटन समारोह के दौरान पीएम मोदी रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर परिसर में एक रुद्राक्ष पौधे का रोपण भी करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर ये कहाँ पर बना है? तो ये बना है वाराणसी में। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया है? तो दोस्तों केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं यहाँ पर इसको डिस्कस कर रहा हूँ। तो नेपाल के ये प्रधानमंत्री हैं, हालांकि ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अब इस्तीफा दे दिया है। तो नेपाल के कार्यवाहक प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने मंगलवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने के बाद अब विपक्षी नेता शेर बहादुर देउबा नए प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी को देउबा को अब कार्यवाहक प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त करने का आदेश दिया है। तो क्या चल रहा है नेपाल में? दोस्तों आपको बता दें कि मई के महीने में प्रधानमंत्री के पद का दावा करते हुए देउबा ने 149 सांसदों के हस्ताक्षर पेश किए थे ताकि यह साबित हो सके कि उन्होंने नई सरकार का नेतृत्व करने के लिए बहुमत हासिल कर लिया है। लेकिन अब देउबा को 23 वोटों की कमी का सामना करना पड़ रहा है जो कि उन्हें पहले माधव नेपाल के सीपीएन यूएमएल से प्राप्त था, जिसके चलते नेपाल की राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने अनुच्छेद 76(5) और सदन के विघटन के तहत देउबा की नई सरकार बनाने की अनुमति देने से इनकार किया था। तो 10 मई को सदन में ओली विश्वास मत हासिल करने में विफल रहे थे। इसके बाद राष्ट्रपति ने 13 मई को संविधान के अनुच्छेद 76(3) के तहत सदन में सबसे अधिक सदस्यों वाली पार्टी का नेता ओली को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। तो ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अब इस्तीफा दे दिया है। उत्तर प्रदेश की नई जनसंख्या नीति के अनुसार अगले 10 साल में बाल लिंगानुपात कितना करने की तैयारी की गई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आएगा, इसको ध्यान से पढ़ लो कि उत्तर प्रदेश की नई जनसंख्या नीति के अनुसार अगले 10 साल में बाल लिंगानुपात कितना करने की तैयारी है? तो ये किया जाएगा 919, ऑप्शन सी, और 2030 तक ये टारगेट प्राप्त करने का प्रयास किया जाएगा। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की नई जनसंख्या नीति के अनुसार अगले 10 सालों में उत्तर प्रदेश में बाल लिंगानुपात 919 करने की तैयारी चल रही है। अच्छा ये बताओ कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में बाल लिंगानुपात क्या है? तो ये है 899। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। और 2026 तक इसे बढ़ाकर 905 किया जाएगा, फिर 2030 तक इसे बढ़ाकर 919 करने की तैयारी है। और इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा गाइडलाइंस भी जारी किए जाएंगे। अल्ट्रासाउंड संचालन की गाइडलाइन जारी की जाएगी और ये जो अल्ट्रासाउंड होते हैं इनको जो है ऑनलाइन करने के बारे में बात कही जा रही है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा बैड बैंक क्या है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। चर्चा में रहा बैड बैंक क्या है? तो फ्रेंड्स ये एक प्रकार का बैंक है जो एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की वसूली के लिए बनाया गया है। तो दोस्तों सरकारी क्षेत्र के सभी 12 बैंक अब बैड बैंक में निवेश करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल बजट में बैड बैंक बनाने का ऐलान किया था। कुल मिलाकर 16 बैंक नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि NARCL में पूंजी लगाने को तैयार हैं। सभी बैंक इक्विटी कैपिटल के तौर पर कुल मिलाकर 6000 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे इसमें।
तो बैड बैंक का कंसेप्ट क्या है ये समझ लो आप। देखो, बैंकों के लिए जो सबसे बड़ी समस्या होती है वो होती है नॉन परफॉर्मिंग एसेट की, यानी कि ऐसे लोन जिनके मिलने की संभावना बहुत ही कम होती है और लोन डिफ़ॉल्ट के 90 डेज़ के बाद ही इसे एनपीए घोषित कर दिया जाता है, यानी कि इसके मिलने की संभावना बहुत कम होती है। बैंकों के लिए इसे रिकवर करना बहुत मुश्किल होता है। तो बैड बैंक सभी बैंकों से इस तरह के फंसे कर्ज को खरीद कर अपने स्तर पर कर्जदारों से वसूलने का प्रयास करेगा। तो देखो, मान लेते हैं कि बैंक ए का किसी व्यक्ति के पास, मान लेते हैं व्यक्ति यक्स है, तो 100 रुपये की लेनदारी बनती है, लेकिन ये इसे वापस नहीं कर रहा है। तो क्या होगा कि ये जो बैड बैंक है ये बोलेगा कि ठीक है, ये 100 रुपये आप इनसे नहीं ले पा रहे तो हमसे आप 75 रुपये ले लो, 75, हम इनसे 100 रुपये वसूल कर लेंगे। तो यही कंसेप्ट है बैड बैंक का। आगे बढ़ते हैं। कोपा अमेरिका 2021 का फुटबॉल खिताब किसने जीता है? बहुत अच्छा प्रश्न है ये, और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि अर्जेंटीना। तो फ्रेंड्स, कोपा कप फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल, यानी कि कोपा अमेरिका फाइनल अर्जेंटीना वीएस ब्राज़ील में दुनिया के दो बेस्ट फॉरवर्ड नेमार और लियोनेल मेसी आमने सामने थे। इसमें आखिरकार मेसी की टीम की जीत हुई है। तो कोपा कप फुटबॉल चैंपियनशिप में अर्जेंटीना ने ब्राज़ील को हराया है और 28 साल के बाद अर्जेंटीना ने यह बड़ा खिताब जीता है। पिछली बार उसने यह खिताब 1993 में जीता था। कोपा कप फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में अर्जेंटीना ने ब्राज़ील को 1-0 से हराया। अर्जेंटीना की जीत इसलिए भी खास है क्योंकि यह लियोनेल मेसी का पहला इंटरनेशनल खिताब है। मेसी ने टूर्नामेंट में 4 गोल किए। उन्हें नेमार के साथ संयुक्त रूप से बेस्ट प्लेयर भी चुना गया है। अर्जेंटीना की बात करें तो वह 1921 से लेकर अब तक 15 बार कोपा कप फुटबॉल चैंपियनशिप जीत चुकी है। इसके साथ ही उसने उरुग्वे की बराबरी कर ली है, वह भी 15 बार यह कप जीत चुकी है। दूसरी तरफ ब्राज़ील ने 9 बार कोपा कप फुटबॉल चैंपियनशिप को जीता है। हाल ही में ट्विटर ने किसे अपना ग्रेवियांस ऑफिसर, यानी कि शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो विकल्प हैं आप समझ रहे होंगे। स्फूर्ति प्रिया जो हैं ये फेसबुक की जो है ग्रेवियांस ऑफिसर हैं। परेश बी रावल जो हैं ये व्हाट्सएप के हैं, और इसमें सी विकल्प है विनय प्रकाश, जो कि ट्विटर के ग्रेवियांस ऑफिसर अभी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं। और कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको भी समझिए। जैसे कि ट्विटर इंक के बारे में बात करें तो इसके जो संस्थापक और सीईओ हैं उनका नाम है जैक डॉर्सी। ट्विटर की स्थापना हुई थी 21 मार्च 2006 में। इसका मुख्यालय है सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया में। अच्छा, 2 पॉइंट यहाँ पर और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में आ सकते हैं। इनको अगर बदला जाता तो 2 क्वेश्चन बन सकते थे, लेकिन बस इतना ही जरूरी था कि आप इनको जानें। जैसे कि पोलैंड में भारत की राजदूत बन गई हैं नगमा मलिक, जो कि 1991 बैच की आईएएस अधिकारी हैं, ठीक है। और बांग्लादेश के क्रिकेटर महमूदुल्लाह ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। तो दोनों याद रखना, पोलैंड में भारत की राजदूत कौन बनी है? नगमा मलिक, और बांग्लादेश के क्रिकेटर महमूदुल्लाह ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। अगला क्वेश्चन, तो देखिए यहाँ पर विंबलडन ओपन अभी हाल ही में संपन्न हुआ है। तो विंबलडन ओपन जो होता है इसमें मेल सिंगल्स और फीमेल सिंगल्स दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। मेल सिंगल्स को खिताब जीत लिया है नोवाक जोकोविच ने, और फीमेल सिंगल्स का जो खिताब जीता है वो जीता है एस्ले बार्टी ने, जो कि कहाँ की हैं? ऑस्ट्रेलिया की। नोवाक जोकोविच कहाँ के हैं? सर्बिया के हैं। और अब बात करते हैं विंबलडन जूनियर पुरुष चैंपियनशिप के बारे में। तो विंबलडन जूनियर पुरुष चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है समीर बनर्जी ने। यह भारतीय मूल के एक अमेरिकी खिलाड़ी हैं। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, उन्होंने फाइनल में किसको हराया था? तो याद रखना कि समीर बनर्जी ने फाइनल में अमेरिका के ही विक्टर लिलोव को हराया था। तो एग्जाम में कभी कभी ये प्रश्न भी आता है कि उप विजेता कौन था, तो ये आपको याद रखना है। हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस स्थान पर भारत के पहले निजी तरलीकृत प्राकृतिक गैस यानी कि एलएनजी सुविधा संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि नागपुर। तो फ्रेंड्स, ये संयंत्र जो है ये वैद्यनाथ आयुर्वेदिक समूह द्वारा नागपुर जबलपुर राजमार्ग के पास कैंपटी रोड पर स्थापित किया गया है। नागपुर में यह एलएनजी फिलिंग स्टेशन व्यावसायिक आधार पर संचालित होने वाला पहला संयंत्र होगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। देखिए, भारत के पहले क्रिप्टोग्रामिक गार्डन की स्थापना किस राज्य में की गई है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, यानी कि उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में एक ऐसा जो है गार्डन बनाया गया है जो कि बीजों से नहीं अंकुरित होता है, मतलब नहीं बनता है। इसका जो अंकुरण होता है वो एक अन्य माध्यम से होता है। तो ये गैर बीज वाले पौधे की शुरुआत होती है यहाँ पर। तो देखिए, उत्तराखंड के चक्राता क्षेत्र स्थित देववन में देश के पहले क्रिप्टोग्रामिक गार्डन
ऐसे गार्डन या ऐसे पौधे जो कि बीज से उत्पन्न नहीं होते हैं, गैर बीज वाले पौधे की शुरुआत रविवार को की गई है। 9000 फीट की ऊंचाई पर स्थित और 3 एकड़ में फैले इस गार्डन में क्रिप्टोग्राम की लगभग 76 प्रजातियां हैं। क्रिप्टोग्राम वे आदिम पौधे हैं जो बीजों के माध्यम से नहीं फैलते हैं। इसमें शैवाल, काई, फर्न, कवक और लाइकेन शामिल हैं। क्रिप्टोग्राम वे पौधे हैं जो जुरासिक युग से पृथ्वी पर मौजूद हैं। यह पौधे अच्छे जैव संकेतक भी हैं क्योंकि लाइकेन जैसी प्रजातियां प्रदूषण से प्रभावित क्षेत्रों में नहीं आती हैं। इन प्रजातियों का जबरदस्त आर्थिक मूल्य भी होता है। हैदराबादी बिरयानी और गलौटी कबाब जैसे प्रसिद्ध पकवानों में इन्हें मसालों के रूप में इस्तेमाल में लाया जाता है, जबकि लाइकेन और शैवाल की प्रजातियां विभिन्न पोषक तत्वों का बेहतर स्रोत होती हैं। स्थानीय लोग कई लाइकेन प्रजातियों का उपयोग दवाओं के रूप में भी करते हैं और कई फर प्रजातियों का उपयोग भारी वस्तुओं को छानने के लिए भी किया जाता है। तो अब याद रखना इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रिप्टोग्रामिक गार्डन ये उत्तराखंड में बनाया गया है। उत्तराखंड में कहाँ पर? तो उत्तराखंड के चक्राता क्षेत्र में, देवबन में। एरिक गरसेट्टी किस देश में अमेरिकी राजदूत नियुक्त किए गए हैं? तो सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन ए। एरिक गरसेट्टी जो हैं ये भारत में अमेरिकी राजदूत के तौर पर नियुक्त किए गए हैं। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो दोस्तों, अमेरिका में भारतीय राजदूत कौन है? इनका नाम है तरनजीत सिंह संधू। और दक्षिणी सूडान में भारतीय राजदूत कौन है? तो ये हैं विष्णु कुमार शर्मा। चिली में भारतीय राजदूत हैं सुब्रत भट्टाचार्य। और बेलारूस में कौन है? तो ये हैं आलोक रंजन झा। और अब बात करते हैं क्विज नंबर 193 की। क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि किस समुद्र में यूक्रेन और यूएसए द्वारा 30 अन्य देशों के साथ एक सैन्य अभ्यास सी ब्रिज 2021 का आयोजन किया गया? तो यह आयोजन हुआ था कहाँ पर? ऑप्शन सी, काला सागर। आप सभी के अब जवाब जो थे बिल्कुल सही रहे। और अब बारी है आज की क्विज की। बताइए कि निम्नलिखित नृत्यों में से गुजरात से संबंध रखने वाला नृत्य कौन सा है? तो आज का प्रश्न थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा लेकिन आसान भी है। तो देखते हैं कि कितने लोग इसका आंसर करते हैं। तो ये हैं आपके ऑप्शन और आपके उत्तर की रहेगी हमें प्रतीक्षा। और दोस्तों, आपको बता दें कि मंथली जो करंट अफेयर की वीडियो अपलोड की गई है, बहुत ही शानदार वीडियो है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। और इस लेक्चर की PDF को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन आप लोग चेक कर लीजिएगा। और दोस्तों, मंथली PDF के लिए आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा। हम शीघ्र मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।